भारतीय जनता पार्टी ने इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हमारी जो शहर में या राजपुर विधानसभा की थी या प्रदेश भर की योजनाएं थी वो सारी रोक रखी है। आज बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर आपने वोट मांगे और सत्ता में आए, आज आपने उन्हीं को रोका। आपने कहा था प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली है। आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 अक्टूबर 2016 को हमने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देना शुरू करा। मेरे को चेयरमैन बनाया गया। मैंने एक रिपोर्ट पूरे प्रदेश भर की माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी। उसको विधान कैबिनेट में रखा गया, फिर विधानसभा में रखा गया। उसके रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यवधान रखा गया और 2 अक्टूबर 2016 को हमने करीबन 70-80 लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ कर दिया। इसके साथ साथ जिन लोगों को हमने मालिकाना हक देने का शुरुआत की उनको बहुत बेनिफिट मिला। उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके निवास प्रमाण पत्र और उनके अन्य नौकरियों संबंधित सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए। आचार संहिता लगी, आने वाले समय में हम लोग हारे, हमारी पार्टी नहीं आ पाई। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस काम को पूरा रोका हुआ है। आज लोग दर दर भटक रहे हैं। जगह जगह पुस्ते लगने थे, जगह जगह हाई टेंशन लाइनें हटनी थी, लगभग सारी बंद पड़ी है। जो सड़कें खोद देते हैं दोबारा उसकी सुध नहीं लेते। 4 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा सड़क बनाते हैं। लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वृद्धा आदमी गिर रहा है। कोई सुध नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ इनको तो सिर्फ चाहिए कि हमारी सरकार फुल फ्लैश है, कोई काम हम अपने हिसाब से करें। मुख्यमंत्री की सोच बहुत छोटी सोच है। 4 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार बने हुए, वो उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही योजना नहीं और बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने रोकी हुई है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। आज परेड ग्राउंड को देख लीजिए, कितना सुंदर परेड ग्राउंड में हमने खेलने के सारे, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, सारे स्टेडियम बनाए थे उन्होंने। वो वहाँ पे मिट्टी डाल के स्टोर सा बना दिया है स्मार्ट सिटी का। वहाँ पे लोग सुबह शाम घूमा करते थे, ट्रैक बने हुए थे, लेकिन उन्होंने सारा ठप कर रखा है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड युवा कांग्रेस के एक खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पॉलिटिकल जर्नी ऑफ लीडर्स, जिसमें हम रूबरू कराएंगे आपको ऐसे नेताओं से जिनके राजनीतिक सफर के बारे में जानकर आप खुद ब खुद रोमांचित हो जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक और जो वर्तमान में SC/ST विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, श्री राजकुमार जी से। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आपका नमस्कार। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि ज्यादातर नेताओं का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होता है, क्या आपका राजनीतिक सफर भी छात्र राजनीति से शुरू हुआ? जी, जब मैं 9th-10th में पढ़ता था तो अपने बड़े नेताओं के साथ और आसपास जो भी लोकल नेता होते हैं उनके साथ मिलकर सामाजिक कार्यों में रुचि लिया करता था। और जब मैं 10th में पास की, 10th पास करने के बाद फिर मैं वार्ड अध्यक्ष बना यहाँ पे कांग्रेस का। और तब मैंने सामाजिक कार्यों में और तेज़ी बढ़ाई, श्रमदान करके, मलिन बस्तियों में काम करके, किसी के राशन कार्ड बना के, किसी का अन्य काम करके, किसी की सुख दुख में खड़े होकर, किसी को हॉस्पिटलाइज करके, और बहुत सारी जितनी भी जनरल समस्याएं होती हैं, पानी बिजली की, किसी के बिल ज़्यादा आ जाते थे, किसी के पानी का कनेक्शन नहीं होता था, गरीब लोग प्रताड़ित करते थे। इन सारी सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपना कार्य शुरू किया था। इसका मुझे फ़ायदा भी मिला। फ़ायदा आने वाले समय में, जैसे 87 में नगर पालिका चुनाव हुए तो मुझे भी दावेदारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा तो मुझे मिला और मैं पहली बार जीत के नगर पालिका गया। फिर 2-3 बार नगर पालिकाओं में पार्षद के रूप में मैंने काम किया और उसके साथ साथ जब नगर निगम बना तब भी मैं जीत के गया और अन्य पदों पे भी रहा, यूथ कांग्रेस में भी रहा। इसके साथ साथ मैंने सामाजिक कार्य को नहीं छोड़ा और अपने कार्य को और आगे बढ़ाया। मैं डालावाले से हट कर भी काम करता रहा
और अपने एक ग्रुप जोड़कर कांग्रेस का पूरे प्रदेश भर में मैंने काम करना शुरू किया और जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले समय में भी मिला। मैंने छोटे काम से लेकर चाहे झाड़ू का रहा हो, चाहे लाइट ठीक करने का रहा हो, सफाई का रहा हो, नाली का रहा हो, सड़क का रहा हो, या पुलिया निर्माण रही हो, या किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाना रहा हो, राशन कार्ड बनाना रहा हो, किसी के अन्य जो भी सामाजिक कार्य होते हैं सुख दुख के, उनमें हर एक कार्यों में मैंने बढ़ चढ़ते हिस्सा लिया और अभी तक लगातार उसी टाइप के हम कार्य करते चले आ रहे हैं। और आने वाले समय में जब मैं पार्षद के बाद मुझे ऑफ़र मिला या मैंने रिक्वेस्ट करी कांग्रेस पार्टी से, तो मैं विधायक का टिकट भी मेरे को मिला और मैं पहली बार में विधायक जीता अच्छे वोटों से। और मैंने कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाया और कांग्रेस की नीतियों के साथ साथ हमने सामाजिक कार्य भी किए और बड़े बड़े काम किए विधायक रहते हुए। मैंने सर्वप्रथम विधायक बनने के बाद 100 करोड़ की सीवर लाइन की योजना भेजी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री विजय भगोड़ा जी थे और वो 100 करोड़ रुपए हम लेकर आए और मलिन बस्तियों में चाहे डीएल रोड, आर्य नगर, करणपुर, राजेश रावत कॉलोनी, नई बस्ती चंद्र रोड, अधोई वाला क्षेत्र या दीपनगर, नेहरू कॉलोनी होते हुए मोथरा वाला तक की हमने ये लाइन डाली। वो लाइन ऐसी जगह डाली जहाँ पर कभी संभव नहीं थी लाइन डालना, क्योंकि वो निचला हिस्सा था और कभी भी उस निचले हिस्से में लाइन सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर चढ़ाई का हिस्सा है। चढ़ाई के हिस्से में क्योंकि सीवर में कोई प्रेशर तो होता नहीं है, सिर्फ वो पानी के प्रेशर से जाती है, तो हमने निचले हिस्से में डालने का प्रयास किया और उन लाखों लोगों को इसकी सुविधा दिलवाई। लेकिन वर्तमान सरकार ने अब 4 साल से इसको रोका हुआ है। 4 साल हो गए हैं बीजेपी की सरकार बने हुए, वो उसका बेनिफिट इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और यही योजना नहीं, और बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने रोकी हुई है, जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। अभी इसके साथ साथ हम लोग पहले से ही मलिन बस्तियों में काम करते चले आ रहे थे। हमने वर्ष 1977 से मलिन बस्तियों में काम करा। इंदिरा जी ने आह्वान किया था, एक गरीब लोगों जहाँ भी बंजर भूमि पड़ी है उसको आबाद करो। लोगों ने उसको समतल किया, लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ पट्टे बनाए। झोपड़ियों के साथ साथ आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे उनका परिवार बढ़ता गया, उन्होंने टीन सेट बनाए। टीन सेट के बाद उन्होंने लिंटर वाले मकान भी बनाए और उसके साथ साथ कांग्रेस की नीतियों के आधार पर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम के आधार पर वहाँ पे पानी लगा, बिजली लगी, खंभे लगे, सीवर लाइन पड़ी, सामुदायिक भवन बने, आंगनबाड़ी बनी और हैंडपम्प लगे, ट्यूबवेल लगे, पुश्ते लगे और बड़े बड़े स्कूल भी खुले। तो ये सारी चीज़ें लगातार कांग्रेस के ज़माने से, इंदिरा जी के ज़माने से लगातार की। फिर राजीव जी बने तब भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बढ़ाने के साथ साथ लाखों लोगों को इसका बेनिफिट मिला। आज जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 अक्टूबर 2016 को हमने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देना शुरू करा। मेरे को चेयरमैन बनाया गया। मैंने एक रिपोर्ट पूरे प्रदेश भर की माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी। उसको विधान कैबिनेट में रखा गया, फिर विधानसभा में रखा गया। उसके रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का व्यवधान रखा गया और 2 अक्टूबर 2016 को हमने करीबन 70-80 लोगों को मालिकाना हक देने का शुभारंभ कर दिया। जैसे जैसे फाइलें आ रही थी, जैसे जैसे कार्य चल रहा था, 3 विभाग लगे थे। सभी डीएमओ को, जिलाधिकारियों को आदेश भी किए हुए थे कि जैसे जैसे जिन जिन लोगों की फाइलें चलती रहें उनको मालिकाना हक देने का कार्य आप करते रहें। तो हर जगह दिया भी जा रहा था। पूरे प्रदेश भर में 582 मलिन बस्तियाँ जो मान्यता प्राप्त थी वो हमने अप्रूव कराई। इसके साथ साथ जिन लोगों को हमने मालिकाना हक देने का शुरुआत की उनको बहुत बेनिफिट मिला। उनके जाति प्रमाण पत्र, उनके निवास प्रमाण पत्र और उनके अन्य नौकरियों संबंधित सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए। आचार संहिता लगी। आने वाले समय में हम लोग हारे, हमारी पार्टी नहीं आ पाई। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस काम को पूरा रोका हुआ है। आज लोग दर दर भटक रहे हैं। लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे, लोगों को पहचान पत्र नहीं बन रहे, लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोजगारी हो रही है क्योंकि उनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं है। उनके पास मकान जरूर है लेकिन ज़मीन के कागज़ नहीं है। और एक ज़मीन के कागज़ में आपने देखा होगा कि जब तक ज़मीन के कागज़ नहीं होते तो कोई भी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं। कि नियमावली ऐसे बनाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं भारतीय जनता पार्टी ने। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हमारी जो शहर में या राजपुर विधानसभा की थी या प्रदेश भर की योजनाएं थी वो सारी उन्होंने रोक रखी है। आज बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है कि जिस घोषणा पत्र के आधार पर आपने वोट मांगे और सत्ता में आए, आज आपने उन्हीं को रोका। आपने कहा था
प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली है। झूठा वादा करते हैं कि इतने लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी देंगे, सब आदमी दर दर खा रहे हैं। आपने कहा था अगर हम सत्ता में आए मलिन बस्तियों के विकास कार्य में तेजी लाएंगे, आज तक वो योजना ठप गई है। आपने कहा था हम सीवर लाइन डाल तो दी है, लेकिन उसका कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, वो भी आपने बंद करा हुआ है। इसके साथ साथ हाई टेंशन लाइनें कांग्रेस के ज़माने में जितनी हटाई गई हमने हटाई और आपने आते ही रोक दी है। इसके अलावा सड़कों का निर्माण है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पर आपने पैसों की, जो पब्लिक के पैसों की बर्बादी कर रखी है। हम लोगों ने ये कहा था, हम लोगों ने जो योजना बनाई थी और हमारी सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई थी कि नया जगह एक स्मार्ट सिटी बनाई जाए, एक नए स्थान पर नए उसको डेवलप करा जाए, वहाँ पे सड़कें बने, वहाँ सीवर डले, वहाँ पिक्चर हॉल बने, वहाँ पे पार्क बने, वहाँ पर अन्य सुविधाएं मनोरंजन संबंधी म्यूजिक फाउंटेन लगे या अन्य जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ लगा के उसको डेवलप करा जाए, लोग देखने आए, मॉल बने या अन्य कॉम्प्लेक्स बने, तो फ्लैट बने, वहाँ पर लोगों को दिए जाएं। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। सिर्फ शहर में जो डेवलप था, घंटाघर के आसपास ही 25 वार्ड इन्होंने लिए और उन 25 वार्डों में जहाँ पे सड़कें बनी हुई थी, जहाँ सीवर पड़ा हुआ था, जहाँ पानी की लाइन पड़ी हुई थी, जहाँ पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड थी, जहाँ के सारे विकास पूर्ण हो रखे थे, उन स्थानों पर उन्होंने वो पैसों की बर्बादी की है और आज लगातार पैसों की करोड़ों करोड़ों रुपए की बर्बादी करते चले आ रहे हैं। ये इसकी भारतीय जनता पार्टी की बहुत छोटी सोच है। उनको नया इलाका डेवलप करते तो लोग देखने जाते, घूमने जाते, म्यूजियम होता, पार्क होता तो अच्छा लगता, सबको जीव होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत सारी और योजनाएं हमने शहर में ड्रेनेज की समस्याओं को लेकर एक प्लान बनाया हुआ था पूरे क्षेत्र में कि पानी जगह जगह भर जाया करते हैं, वहाँ पे लोगों को निकलना मुश्किल होता है, बच्चों को स्कूल जब जाते हैं तो उनके कपड़े भीग जाते हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ डैमेज हो जाती है, स्कूटर बह जाते हैं या पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। उसकी सारी योजना बनाई थी, वो सारी ठप करी हुई है। ये कहते हैं जी रिस्वना और बिंदाल को स्वच्छ करेंगे, आज तक तो 4 साल हो गए, कहीं पे भी स्वच्छ हमने देखा नहीं, उसकी सफाई तक नहीं हो पा रही, तो आगे डेवलप क्या करेंगे। इसके साथ साथ हमने मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई, जिसमें गरीब और निर्धन परिवार को और श्रमिक लोगों को और जो सामान्य वर्ग के लोगों को वहाँ फ्लैट कम रेटों पर मिलने थे। हमने बहुत सारी ज़मीनें नदियों के किनारे निकाली, जिनका समतल बहुत बड़ा होता था, उसको छोटा करके, सकरा करके हमने वहाँ पे साइडों में ज़मीनें निकाली और हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से उसका शुभारंभ हल्द्वानी में किया। लेकिन सरकार न आने के कारण वो योजना भी उन्होंने ठप हुई। लाखों लोगों को उसमें भवन मिलने थे, लाखों गरीब लोगों को वहाँ पे उनको अपना मकान मिलना था, लेकिन वो भी उन्होंने ठप कर रखा है। आज बहुत महंगाई कहाँ पे पहुँच रही है। कोरोना कार्यकाल आपने देखा है, कोरोना कार्यकाल में इतनी दुर्दशा हुई है लोगों की, मजदूरों की, श्रमिकों की, सामान्य वर्गों की मैं बता नहीं सकता। उन्होंने हॉस्पिटलों में सड़े गद्दे डाल दिए, उसकी कोई सुविधा नहीं हो पाई, उनको समय पे खाना नहीं दिया गया, ठंडी चाय, ठंडा खाना दिया गया, खाना भी दूर रख दिया गया और जो स्थिति थी आईसीयू की बिल्कुल ना के बराबर थी। आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये कर दिया कि 18,000 रुपये पर डे आईसीयू के चार्ज लगेंगे प्राइवेट आदमी के, तो कैसे देगा आदमी 18,000? गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो ऐसे बहुत सारे लोगों की बहुत मौतें हुई हैं, लोगों के माँ बाप मर गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आपने कोई योजना नहीं बनाई, उनको कोई आर्थिक मदद नहीं दी कि वो आगे कैसे 2 रोटी खा सकें। आज कोरोना के नाम से, दवाइयों के नाम से आप वाहवाही लूट रहे हैं। भाई दवाई तो बननी थी, जो सबने बनाई, ऑल ओवर वर्ल्ड ने बनाई, तो तुम वाहवाही लूटने का क्या काम है? इतने लोग मर गए, उनकी सुध लेनी चाहिए थी, उनके परिवार की सुध लेनी थी, उनको कोई आर्थिक मदद देनी थी, उनके लिए कोई नौकरियां देनी थी, उनके पति मर गए हैं। हमारी योजना समाज कल्याण की इतनी सारी चल रही थी जो इन्होंने लगभग सारी ठप कर दी। आज जिन एक परिवार को, वृद्ध महिला हो या वृद्ध परिवार में मनुष्य आदमी हो, उनको हम दोनों को पेंशन के आधार पर 1000 रुपये ज़्यादा करते थे, जबकि इनके शासनकाल में सिर्फ 400 रुपये मिला करते थे। हमने उसको बढ़ाकर 1000 रुपये किया। हम एक परिवार में 2 को पेंशन दिया करते थे, लेकिन इन्होंने 1 कर दी। इन्होंने क्या कर दिया कि अगर 18 वर्ष का पुत्र हो गया तो उसकी किसी भी को भी पेंशन का लाभ नहीं मिल पाएगा। भाई 18 वर्ष का पुत्र तो अभी बालिकी हुआ है और नौकरी तो नहीं करता, वो तो पढ़ता है। वो इन्होंने बंद कर दी। कन्याधन योजना इन्होंने बंद कर दी। इसके साथ साथ हम लोग किसी पति की मृत्यु हो जाती थी तो हम हर टाइम 20,000 रुपये का अंशदान उनको दे दिया करते थे, उनको आर्थिक मदद मिल जाया करती थी। इन्होंने वो उसको बंद कर दिया। हम लोगों ने मलिन बस्तियों में या अन्य गरीब निर्धन परिवार के क्षेत्रों में लगातार खड़ंजा, पानी, बिजली,
समाज कल्याण विभाग से लगाया करते थे, वहाँ पानी की सुविधा होती थी, वहाँ पे समुदाय भवन बनता था, वहाँ आंगनबाड़ी बना देते थे फंड्स के अनुसार, इन्होंने वो बंद कर दिया। हम लोग जब बच्ची पैदा होती थी तो हम 15,000 की एफडी हम उसकी दिया करते थे, जो 18 साल में 50,000 हो जाया करती थी, इन्होंने वो बंद कर दिया। इसके अलावा बहुत सारी योजना पहाड़ में अलग अलग योजनाएं पेंशनों की थी, वो इन्होंने लगभग बंद कर रखी है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत बड़ा जो मिलियन बस्तियों को मालिकाना हक देने का काम रोका है, वो भी एक बहुत श्रम की बात है, इनको चालू करना चाहिए था। और ये सरकार बिल्कुल बुरी तरह फेल है। महंगाई को लेकर ले लो, बेरोजगारी को लेकर ले लो, या अन्य कोई भी विकास कार्य को लेकर रहो, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इस पर कोई काम नहीं होता। आज किसान का क्या हाल हो गया है, 100 से 150 से ऊपर किसान मर चुके हैं, उसके बाद उन सरकार बिल्कुल सुध नहीं ले पा रही है। आप देखो ना, जब किसान वो नहीं चाहते तो उन पर क्यों थोपा जा रहा है, वो नियम क्यों थोप रहे हैं उनके नियम ज़बरदस्ती, सिर्फ पूंजीवादियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या पूंजीवादियों पे पार्टनरशिप करने के लिए ये सारी इन्होंने योजना की। इनकी कोई नई योजना पहाड़ में नहीं हुई है। आपने ये कहा था प्लान को रोकेंगे, लेकिन प्लान को कहीं रोका नहीं है। बड़ी बड़ी मीटिंगें करी, बाहर से बड़े बड़े प्लांट आ रहे हैं, अमूल आ रहा है, पेप्सी आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। इन्होंने झूठे वादे करके यहाँ एक मीटिंग बुलाई और करोड़ों रुपए खर्च करे, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा एक भी फैक्ट्री उत्तराखंड में कोई नई नहीं लगी है जिससे किसी भी बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। आज सारी फैक्ट्रियाँ बंद के कगार पे हो गई हैं, और जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जो मजदूर भाई, जो श्रमिक भाई, जो सामान्य वर्ग के लोग काम कर रहे थे, उनको भी निकाला गया है। आज वही श्रमिक भाई, अब मजदूर भाई जहाँ 25,000 में काम करता था, आज उसी फैक्ट्री में 10,000 में काम कर रहा है। लेकिन इस सरकार की कोई ऐसी योजना प्लान को लेकर नहीं है। करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री फंड्स में डाले गए हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री फंड में आए हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। विकास कार्य लगभग चौपट पड़ा हुआ है। क्या कहें क्या ना कहें, कांग्रेस सरकार लगातार इन पर क्वेश्चनों को उठा रही है और लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही है, लेकिन इस सरकार, ये सोई गंगूंगी भरी सरकार के कान में जून तक नहीं रेंग रही है। बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी सरकार को तुरंत हट जाना चाहिए। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है कांग्रेस का। 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जितने भी विकास कार्य ठप पड़े उनको पूरा कराने की हमारी योजना है और उसका चालू भी करेंगे। तो आपने बताया कि आपने अपने कार्यकाल में राजपुर विधानसभा का चौमुखी विकास करा। वर्तमान में राजपुर विधानसभा की दशा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में राजपुर विधानसभा की दशा बहुत बदतर है। जो योजनाएं हमने शुरू की थी वो लगातार ठप पड़ी हुई हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। मैंने जैसा बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों रुपया, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है। आज परेड ग्राउंड को देख लीजिए, कितना सुंदर परेड ग्राउंड में हमने खेलने के सारे, चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, सारे स्टेडियम बनाए थे इन्होंने। वो वहाँ पे मिट्टी डाल के एक स्टोर सा बना दिया है स्मार्ट सिटी का। वहाँ पे लोग सुबह शाम घूमा करते थे, ट्रैक बने हुए थे, लेकिन उन्होंने वो सारा ठप कर रखा है। आज लोगों को 1 साल हो गया लगभग ऐसे धक्के खाने पड़ रहे हैं, लोग वहाँ घूमने नहीं जा पाते। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं, चाहे सीवर की वो 4 साल से बंद पड़ी है, मालिकाना हक की बंद पड़ी हुई है, जगह जगह पुस्ते लगने थे, जगह जगह हाई टेंशन लाइनें हटनी थी, लगभग सारी बंद पड़ी है। जो सड़कें खोद देते हैं दोबारा उसकी सुध नहीं लेते। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद दोबारा सड़क बनाते हैं। लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, वृद्धा आदमी गिर रहा है, कोई सुध नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। सिर्फ इनको तो सिर्फ चाहिए कि हमारी सरकार फुल फ्लैश है, कोई काम हम अपने हिसाब से करेंगे। मुख्यमंत्री की सोच बहुत छोटी सोच है। आए दिन हम देखते हैं कि देहरादून की सड़कों पे जाम लगा रहता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में हमने एक बहुत प्लान बनाए थे और पार्किंग की व्यवस्था हमने दी थी। हमने इंदिरा गांधी रीडेवलपमेंट प्लान में लगभग 2,500 गाड़ियों की पार्किंग राजपुर रोड में गांधी पार्क के बगल में व्यवस्था की थी, जिसमें प्रथम तल, सेकंड तल और थर्ड तल तक बेसमेंट में कार खड़ी होनी थी और 6th फ्लोर पे भी कार खड़ी होती थी। उस योजना को इन्होंने बिल्कुल रोका हुआ है। इसके साथ साथ तहसील और DSO ऑफिस, मापदंड ऑफिस को तोड़कर क्वालिटी हार्डवेयर के बगल में राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स में करीबन 1,500 गाड़ियों की पार्किंग थी, वो भी इन्होंने लगभग चौखट बंद करी हुई है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जितनी भी पार्किंग, चाहे राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स की हो, गांधी पार्क की हो, राजपुर रोड की हो या नेजुला रोड या अन्य जगह की हो, हमने सारी फ्री कर रखी थी। आज इन्होंने सुंदरता के नाम पे घंटा घर पे बुद्धा चौक पे पार्किंग लगा दी है, क्वालिटी हार्डवेयर पे पार्किंग लगा दी है, गांधी पार्क पे पार्किंग लगा दी है, सेंट जोसेफ के आसपास सब पार्किंग लगा दी है। सिर्फ नगर निगम वसूली का काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। इनको चाहिए था
कि इन पार्किंग को बिल्कुल फ्री करें, क्योंकि जैसे कांग्रेस शासन में फ्री कर रखी थी। कोई टूरिस्ट आता है, अगर उसने एक पानी की बोतल भी लेनी होती तो 50 रुपये उसको पार्किंग के पहले देने पड़ते। पार्किंग के पहले 50 रुपये देगा, उसके बाद पानी की बोतल लेगा। तो टूरिस्ट कैसे आएगा, कैसे रुकेगा, दुकानदार कैसे चलेगा, व्यापारी वर्ग परेशान है। इसके अलावा किसी गरीब आदमी ने या सामान्य वर्ग के लोगों ने स्कूटर खड़ा करना है तो 25 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। तो इस टाइप के लोगों ने सब्जी खरीदनी होती है, दवाइयाँ लेनी होती है या अन्य सामान लेना होता है, तो पार्किंग के पैसे पहले दो। तो पार्किंग को बिल्कुल फ्री करना चाहिए, और जहाँ जहाँ पार्किंग बन रही है उस काम को उनको शुरू करना चाहिए, तभी यहाँ की व्यवस्था रुक पाएगी। लोग गाड़ी नदी रोडों के किनारे गाड़ियाँ अपनी लगा देते हैं, जैम की स्थिति बड़ी होती है, एम्बुलेंस रुक जाती है, बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती है। आधे घंटे जब स्कूल छूटते हैं तब लोग आवागमन में इतने परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं, और जहाँ तक मरीज एम्बुलेंस को लेकर जाता है वो कई घंटे फंसा रहता है, और कई मौतें इस प्रकार की हो गई हैं। लेकिन पार्किंग की व्यवस्था शहर में नहीं सुधार पा रहे हैं, ना इनकी कोई नीति है। चुनावी वर्ष 2022 भी अब समीप है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उत्तराखंड युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं उत्तराखंड युवा कांग्रेस वालों को सभी का धन्यवाद करूंगा, और लगातार उन लोगों ने कांग्रेस के सहयोग से ये बेरोजगारी को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार प्रदर्शन किए हैं, मुद्दे उठाए हैं, और लगातार चाहे कॉलेज की राजनीति रही हो या अन्य जगह की राजनीति हो, आप लोगों ने घेराव भी किए हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा, और इसी प्रकार लगातार, जैसे 1 साल रह गया है चुनाव को, 2022 में चुनाव है, लेकिन मात्र 6 महीने समझें आप। युवाओं को और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और अपने जितने भी संबंधित भाई हैं, बहनें हैं, या जो बेरोजगार भाई हैं जिनको बेरोजगार भत्ता भी नहीं मिल पा रहा है, और हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने देना शुरू किया था, इन मुद्दों को, प्लान के मुद्दों को लेकर लगातार डोर टू डोर प्रत्येक घर में जाना होगा, और जाने के बाद अपनी कांग्रेस की नीतियों को बताना होगा और कांग्रेस के सिद्धांतों को बताना पड़ेगा। जिस प्रकार महंगाई और हम गरीब और निर्धन परिवार के नवयुवकों को लगातार रोजगार दे रहे थे, इन्होंने टोटल बंद कर दिया है। हमने पीआरडी के माध्यम से या अन्य उपनल के माध्यम से हजारों लोगों को नौकरियां देने का काम किया है। हमने पुलिस भर्तियों में हजारों बहनों को काम दिया है, इन्होंने सारा बंद कर दिया। इनकी कोई योजना नहीं है। इन बातों को लेकर घर घर जाना होगा, तभी हमारी जीत हो पाएगी, और बिल्कुल घर पे नहीं बैठना होगा। नए युवकों को तभी रोजगार मिलेगा, प्लान तभी रुकेगा जब आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। आज युवा वर्ग यूथ कांग्रेस बिल्कुल सक्रिय है, और आने वाले समय में हम उनका बराबर सहयोग करेंगे, और हमको बराबर सहयोग देते रहेंगे। और जितनी भी योजनाएं समाज कल्याण की होंगी या अन्य सामाजिक योजनाएं होंगी जिनको इन्होंने ठप कर रखा, वो अगर उठाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, वर्तमान में आप कांग्रेस SC/ST विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो SC/ST समाज के हित के लिए आप किस प्रकार कार्य करते हैं? देखिए, ST/SC विभाग बहुत बड़ा विभाग है, और खरबों रुपए का इसमें बजट होता है, करोड़ों रुपए का बजट होता है। आपने देखा होगा जितने भी कॉलेजेस हैं जिसमें SC या ST विभाग के छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको और भी कई योजनाओं का लाभ मिलता है, नौकरियों में लाभ मिलता है। इसके साथ साथ उनको वजीफा भी दिया जाता है, और साथ साथ नौकरियों में भी उनको इजाफा दिया जाता है। तो ये बहुत सारी योजनाएं। इसके साथ साथ मलिन बस्तियों में और जहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, उनकी अलग योजनाएं होती हैं। वहाँ पे सामुदायिक भवन से लेकर बड़े बड़े स्कूल, और इसके अलावा वहाँ पे हैंड पंप, वहाँ पर सड़कें, वहाँ की नालियाँ, वहाँ पर आंगनबाड़ी, वहाँ पर और पढ़ने के लिए योजनाएं बनाई जाती है, जिसका फंड समाज कल्याण विभाग देता है। वो लगभग वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है। मेरी हमेशा मांग रही है, और हमने प्रदेश भर में लगातार अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से प्रदर्शन किया है। लगातार हम लोग सड़कों पे उतरकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। ये सरकार आरक्षण के खिलाफ है। जो नीति बन गई थी उस नीति को ये छेड़छाड़ कर रही है। कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इन्होंने मलिन बस्तियों की नीति छोड़ी है, जिसमें करोड़ों लोगों को बेनिफिट होना था, लाखों लोगों को बेनिफिट होना था, और राज्य सरकार को बहुत सारी आमदनी होनी थी, क्योंकि हमने जो एक नीति बनाई थी कि जो भी मलिन बस्ती में 2000 से रह रहा है, उसको 2000 के सरकारी रेट पर जिस ज़मीन पर वो रह रहा है उसको वहाँ की रजिस्ट्री कर दी जाए, उसको मालिकाना दी जाए, जिससे राजस्व की प्राप्ति तो होती, साथ साथ उन भाइयों को भी बेनिफिट मिलता, चाहे नौकरी में, आय प्रमाण पत्र बनाने में, निवास प्रमाण पत्र बनाने में, अन्य लोन लेने में, या अन्य कोई भी काम में। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया, और वो योजनाएं लगभग
बंद कर दिए। बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है। आने वाले समय में पब्लिक देख रही है कि कब ये सरकार पलटे, कब ये सरकार को चुनाव हो और कब हम इस सरकार को बदलें। जैसा कि उत्तराखंड पूरे विश्व में पर्यटन के लिए जाना चाहता है, आज आप पर्यटन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पर्यटन उत्तराखंड में नंबर 1 पे है, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे हमारे पास 4 धाम है जहाँ पे लाखों यात्री, करोड़ों यात्री लगातार आते हैं। और हमारे पे ऐसे ऐसे स्थान हैं जो स्विट्जरलैंड में भी नहीं है। हमारे पास ओली है, हमारे पे हिमालय है, हमारे पर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, चौपटा है, और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे फूलों की घाटी है। और ऐसे स्थान हैं जो देखने के लिए पर्यटन लगातार उत्साहित रहते हैं, लेकिन कोई ऐसी योजना नहीं है सरकार की कि पर्यटन यहाँ पे बढ़ सके। आज गढ़वाल मंडल विकास निगम पर जितने भी हमारे गेस्ट हाउस थे, जितने हमारे होटल हैं, लगभग बंद के कगार पर हैं। जबकि कोरोना कार्यकाल में जितने भी हमारे भाई बहन होटल मैनेजमेंट करके बाहर नौकरियां करा करते थे, विदेशों में नौकरियां करा करते थे, आज वो सब घर पे हैं। अगर ये चाहते तो उनको लगाने के लिए एक ऐसी छोटी छोटी लीज पर उनको अपने होटल दे देते। वो हमारे भाई बहन इन्हीं स्थानों को डेवलप करते हैं और लीज पर वो होटल चलाते हैं जो सड़ रहे हैं हमारे होटल। आप देखिए, टिहरी झील है हमारे पास, इसके अलावा आप अन्य गंगा जी है हमारे पास, या गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है। ऐसे अच्छे स्थान हैं जहाँ पे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल सकता था और टूरिस्ट लाखों की संख्या में आ सकते थे। लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है, कोई नई योजना नहीं है। इनको योजना बनानी पड़ेगी, प्लान को रोकने के लिए और योजना बनानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा प्लान रुक सके। और जितने हमारे नवयुवक यहाँ पर विदेशों से या इंडिया से जगह जगह काम करते थे, वो यहाँ आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। उनको बढ़ावा देने के लिए, इन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी टूरिस्टों को, क्योंकि ये सुविधा नहीं दे पा रहे। आज लोग मसूरी जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। आप और कहीं जाते हैं, जैम लगे होते हैं, जगह जगह पहाड़ गिरे हुए होते हैं। ये सारा कुछ विकास कार्य पे सम्मिलित होता है। जहाँ पर ओली है वहाँ पे और बढ़ावा देना चाहिए। आज हमने महाराणा प्रताप स्टेडियम में एक स्केटिंग का वो बनाया था, करोड़ एशिया का नंबर 1 वो स्केटिंग का था, वो सड़ रहा है, वहाँ गोदाम बना रखा है। ये चीज़ें सब देखनी पड़ेगी। डेवलप जो चीज़ें हो जाती है, हमने इतना पैसा लगाकर स्टेडियम 2 बनाए रायपुर में, वहाँ पे घास निकल रही है, वहाँ के लॉन खराब हो गया, वहाँ की पिच खराब हो गई है, वहाँ की कुर्सियाँ सड़ रही हैं। हमने वो भी आवाज़ उठाई थी, चाहे हल्द्वानी की स्टेडियम रहा हो, यहाँ का स्टेडियम रहा हो, इन्होंने उसको भी बेचने का काम किया है, किराए पे दे दिया है और बिल्कुल सफाई व्यवस्था चरमरा रखी है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सरकार को सोचनी होगी, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी सरकार को। सरकार बहुत छोटी सोच की सरकार है। आपने प्लान को रोकने के लिए रोजगार देने का वादा किया था, इतनी मीट लगाई थी, करोड़ों रुपए आपने बर्बाद करे यहाँ पे लाके कि आज कैंपा फैक्ट्री आ रही है, आज अमूल की लग जाएगी, कल 2 फैक्ट्रियाँ और लग जाएंगी, यहाँ के नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। लेकिन सब चौपट लगातार बंद है। सरकार की सोच छोटी है। सरकार को बिल्कुल 1 मिनट का स्थान नहीं मिलना चाहिए, 1 दिन का समय भी नहीं मिलना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। 2022 का चुनाव समीप है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जाने वाली है? कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोरोना कार्यकाल से लेकर, महंगाई से लेकर, बेरोजगारी से लेकर, विकास कार्यों से लेकर, या जो भी इन्होंने वादे किए थे, जो भी इन्होंने घोषणा पत्र में बोला था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, रेशमा बिंदाल की सफाई कर देंगे, पूरे प्रदेश भर में पूरे नवयुवकों की, बेरोजगार भाइयों की नौकरियां लगा देंगे, बाहर से बहुत बड़ी अमूल फैक्ट्री, कैंपा फैक्ट्री या बड़े बड़े प्लांट यहाँ पे आके लग जाएंगे और रोजगार मिल जाएगा। एक काम इस सरकार ने बिल्कुल पूरा नहीं किया है और सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, किसानों से लेकर बेरोजगारों से लेकर। इन्हीं मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में 2022 में कांग्रेस पार्टी को प्रदेश भर में लेके आएंगे। राजकुमार जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगा। आज इस सीट पर एज ए एंकर मैं बैठा हुआ हूँ। अगर इस सीट पर आपके सामने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे हुए थे तो आप कम से कम शब्दों में उन्हें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने देखा होगा जितने भी विकास कार्य इन्होंने ठप करे हुए, उसमें तो हम ना के बराबर इनको क्या एक भी क्या नंबर दे सके, 0 ही दे पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री कोरोना काल में घर से नहीं निकल पाया, लोगों से मिलने से मना कर दिया, जबकि सामाजिक संस्थाएं, कांग्रेस पार्टी या अन्य लोगों की सेवा करते रहे, मरीजों को उठा के ले जाते रहे, भर्ती कराते रहे, उनको ठीक कराते रहे। लेकिन सरकार, जबकि स्वास्थ्य विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास था, सरकार सोई हुई थी, मुख्यमंत्री सोए हुए थे, उन्होंने दून हॉस्पिटल तक, ओपीडी तक
निकलने का भी प्रयास नहीं करा, ना वहाँ आने का प्रयास करा। अगर वो वहाँ आते तो बहुत सारी तेज़ी और सफाई व्यवस्था और बहुत सारी मरीजों को अच्छा होता, क्योंकि डॉक्टर्स एक्टिव होते। लेकिन उन्होंने कोरोना कार्यकाल में कहीं निकलने का प्रयास नहीं। आज श्रमिकों के नाम से जो मजदूर हैं हमारे, उनके नाम से उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने डालने थे, लेकिन 2-2 हज़ार रुपये ना डालकर इन लोगों ने उनको सिर्फ 500 से 700 रुपये का श्रमिक विभाग का अनाज दिया, जबकि 2 हज़ार रुपये उनके खाते में आते तो अन्य चीज़ें लेते। आज मजदूरों के जो आज सरकार पैसा खाती है, आज जांच हो रही है, विभाग बंद पड़ा हुआ। आप देख रहे हैं आने वाले समय में जांच भी ऐसी नहीं हो पाएगी और सारे मजदूरों के जो पैसे खाए गए हैं तो आने वाला समय इनको जवाब देगा। मैं बिल्कुल 0/0 देता हूँ जी। आज हमारे बीच में थे राजपुर विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजकुमार जी, जो वर्तमान में कांग्रेस SC/ST विभाग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और आपने जाना उनके राजनीतिक सफर के बारे में कि कितना रोमांचित उनका राजनीतिक सफर रहा और किस प्रकार वह जन सेवा के कार्य में अपने पूरे कार्यकाल में लगे रहे। जल्द ही अगले कार्यक्रम में आपको मिलूंगा एक नई शख्सियत के साथ, जानेंगे उनके नए राजनीतिक सफर के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।